देवी शक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे सभी थोर स्वतंत्र वीरों को, अमर शहीदों को, संत महात्माओं को, समाज सेवकों को मैं स्मरण करते हुए नमन करता हूं। मेरे सम्मुख उपस्थित भारतवर्ष के युवा भविष्य, जिनका सारगर्भित वचन आपने सुने, ऐसे पुणे जिले के जिलाधीश परमादरणीय श्री चंद्रकांत जी दळवी साहेब, यहाँ पर उपस्थित हिवरे बाजार के सरपंच, जिन्होंने अपनी दृढ़ संकल्पता से रेगिस्तान में स्वर्ग उतारा है, ऐसे परमादरणीय पोपटराव जी पवार साहेब, आदरणीय एसीपी साहेब, आदरणीय महेश बहुतप्पा से, उपस्थित बांधव और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किए, ऐसे आदरणीय मानकर दादा, आदरणीय बाबा जादवराव जी, प्रिय राजेश पिल्ले, सिद्धार्थ शिरोळे, जिनका आज जन्मदिन है। मेरी इच्छा है कि आज 4 फरवरी को उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, तो जन्मदिवस की अनेक शुभकामनाएं उनको देता हूं। प्रिय अमोल चौहान, प्रिय श्रीकांत चौहान, सुशांत जी निम्बाळकर, राहुल और सभी इंस्टीट्यूशन के गुरुजन, जिन्होंने यहाँ पर आपकी और मेरी भेंट करवाई। ये कार्यक्रम का जो संकल्प हुआ, ये बड़े दिलचस्प रूप से हुआ है। मैं आपको प्रवचन नहीं दूंगा, मैं आपको व्याख्यान भी नहीं दूंगा, मैं आपको उपदेश भी नहीं दूंगा। छोड़ा है और आप उस घर में आ रहे हो। ये जो आना और जाना है ना, इसमें जो अव्यवस्था है, ये आने का और जो जाने का दौर है, मेरा जाने का और आपके आने का, ये जो दौर है ना, इस दौर में जो अव्यवस्थाएं फैलती है, उस अव्यवस्था से सामाजिक असंतुलन निर्माण होता है। उससे राष्ट्र में आतंकवाद जन्म लेता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है ना। मैं जा रहा, जिस हालत में घर है उस हालत में छोड़ के जा रहा हूं, और जिस हालत में घर है उस हालत में आप अंदर आ रहे हो। इसलिए मुझे मालूम है, तो आप जिस हालत में बोलेंगे उसी हालत में मैं विदा हो जाऊंगा, उसकी चिंता न करें आप। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन के पीछे का उद्देश्य था, मैं हर बार पुणे आता था, और जब पुणे में मैं आता था तो मेरे साथ एक बड़ा अजीब संयोग है जीवन का। मैंने आपको पहले बोला, मैं प्रवचन नहीं दूंगा, उपदेश नहीं दूंगा। मैं अगर सुबह गांव में रहता हूं तो दोपहर को शहर में आ जाता हूं। लगभग 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर मेरा दिन भर का प्रवास रहता है, और वो भी बाय कार। कल रात को 12 बजे मैं इंदौर से निकला था, सुबह 8 बजे आपके सबके विशेष से सुरक्षित यहां तक आ गया। तो ये सब देखते समय होता क्या है कि आपको कई अनुभव आते हैं जीवन के, जिसको हम सुख और दुख बोलते हैं। अनुभव किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना अनुभव, एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस?
एक्सपीरियंस इज नथिंग। जीवन के जो सुख और दुख है उसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। जो आप काम को एक्सपीरियंस बोलते हैं, दैट इज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट इज ए नॉलेज। एक्सपीरियंस तो आपका सुख और दुख होता है। तो ये सब करते हुए हमेशा मैं पूना आता था, आकर जो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स है, स्पिरिचुअलिज्म के साथ में बैठकर बात की जाती थी, मेरे मन में हमेशा से केवल एक ही विचार रहता था कि जीऊं तो अच्छे ढंग से जीऊं, अच्छा नाम होना चाहिए। और अच्छा नाम इसलिए होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्टेबिलिटी मिले। मेरा नाम अच्छा होगा, मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्टेबिलिटी मिलेगी, तो मुझे एक अलग सेटिस्फैक्शन होगा। आखिरी में आप एजुकेशन काय के लिए लेते हो? अच्छा काम करते समय समाज में एक एक्सेप्टेबिलिटी आए, सोसाइटी में मेरे को रिकॉग्निशन मिले। सोसाइटी में रिकॉग्निशन अगर मेरे को मिलेगी तो उससे मेरे फैमिली को स्ट्रेंथ अप होगा, मेरी आइडेंटिटी बनेगी। लाइफ में हम जिन आइडल्स को फॉलो अप करते हैं, विचार करो कि अगर उनकी आइडेंटिटी ही क्रिएट नहीं होती तो हम उन्हें आइडल्स मानते क्या? आज किसी का आइडल्स छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो किसी का आइडल्स मुकेश अंबानी है, किसी का आइडल्स नारायण मूर्ति है, तो किसी के आइडल्स एपीजे कलाम है, किसी के आइडल्स राजू हुआ करते थे पर अब शायद होंगे नहीं। तो सबसे बड़ा जो मैं एक यूथ के समय, अपने जो एक यूथ एक्सपीरियंस के समय, जो मेरे सबसे सामने मैंने जो चैलेंज को एक्सेप्ट किया, या फिर जो चैलेंज मैंने देखा, वो चैलेंज मैं देख रहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद में आफ्टर 60 इयर्स का जो अपन काउंटेबिलिटी अगर निकाल कर देखते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे को स्प्लिट पर्सनालिटी से है। आज का जो यूथ है, मेरा अपना मानना है, जो एकदम किसी पर विश्वास नहीं करता है, या किसी ना किसी को, प्रत्येक जो आइडल्स हैं उस आइडल्स को एक संदेह की दृष्टि से देखता है, या फिर हंसी का पात्र बना देता है, या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेता, उसको सीरियसली नहीं लेता। चाहे वो उनके टीचर्स हों, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे रिलीजियस लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर के हों। जो हमारा देश का यूथ गंभीर नहीं दिखाई देता, पर अंदर से जो गंभीर है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ऊपर से भले वो गंभीर नहीं दिखाई देता, पर जो अंदर से गंभीर है उसकी एक थॉट प्रोसेस चलती रहती है, हमेशा से विचार चलता रहता है। वो युवा क्या जिसके पास विचार ना हो, और वो जीवन क्या जिसमें कर्म ना हो। हम क्रांति की बात करते हैं, जितने भी रिवॉल्यूशंस की अगर आप स्टेजेस अगर आप देखोगे तो सारे यूथ्स ने रिवॉल्यूशंस लाए। 30 वर्ष की कम आयु में सारे क्रांति के जो कंसेप्ट्स रहते हैं, जो रिवॉल्यूशंस के जो थॉट्स हैं, वो हम तैयार करते हैं। 30 से 40 तक उस पर हम वर्क करते हैं, और 40 के बाद में उस रिवॉल्यूशन का हम आनंद लेते हैं। व्हाट इज लाइफ? लाइफ कुछ भी नहीं रहती, 4 स्टेजेस में बटी रहती है। जो आपका बचपन है वो नॉलेज प्राप्त करने के लिए है। जो आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, सांसारिक जीवन को मानते हैं, वो आपका कर्म है। और जो वानप्रस्थ बोला जाता है, जिसे प्रौढ़ अवस्था बोली जाती है, लेट एडल्टहुड बोला जाता है, दैट इज एक्सपीरियंस। एंड व्हाट इज ओल्ड एज? द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ, हैप्पीनेस of the nation, happiness of the society, happiness of the family, and happiness of the identity. Life is very simple, पर उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, हमारे को बहुत सीधे तरीके से लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आप देखिए, जो हमारे यूथ के सामने एक स्प्लिट पर्सनालिटी के कारण है। 10 महीने पहले जो यूथ सत्यम कंप्यूटर्स की बात करता था, और कहीं ना कहीं पर राजू के फुटस्टेप पे चलने की बात करता था, आज वो यूथ कंफ्यूज्ड है कि आखिरी में हमसे गलती कहां हुई, हमने क्या गलत जज किया है,
हमने जिस आइडल को सिलेक्ट किया था उसने हमारे सामने इस तरीके का रूप लेकर आना, इट इज शॉकिंग। तो आज सबसे बड़ा जो द्वंद्व है जिसके कारण आज टेररिज्म, चाहे फॉरेन से हो, बाहर के देशों से हो या फिर हमारे देश से हो, जो आज टेररिज्म है, वो टेररिज्म जो डेवलप हो रहा है और जो एक वैक्यूम सोसाइटी में निर्माण हो गई हो, उसके मेन रीजन क्या है कि आज हमारे देश का युवा आदर्शों के द्वंद्व में फंसा हुआ है कि आखिरी में हम उसे आदर्श किसको माने, क्योंकि इस देश की संस्कृति ये आइडियोलॉजी पे चलती है, आइडल्स के कारण चलती है। अगर हजारों वर्ष के इतिहास को दिखा ले तो आपके पेरेंट्स को देख लीजिए, उनके एक आइडल्स हैं। अगर आप अपने ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर को भी देखेंगे तो उनके आइडल्स हैं। स्पिरिचुअल सेक्टर का आइडल हमारे गुरु रहते हैं घर परिवार में, सोशल सेक्टर के आइडल्स, देन हिस्टोरिकल आइडल्स। और ये सब जो आइडल्स हैं, इनकी अच्छी क्वालिटीज को हम अपने कल्चर में मिक्सअप करते हैं और कल्चर में मिक्सअप करके उसको प्रैक्टिसिंग करते हैं और उससे अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं और उससे हमारा इंडियन यूथ्स का स्वभाव पहचाना जाता है, भारतीय समाज का स्वभाव पहचाना जाता है, भारतीय समाज का व्यवहार पहचाना जाता है। इसलिए वी आर द पीसफुल पीपल दैट वर्ल्ड सेज, व्हाई? बिकॉज वी बिलीव्स इन द गुड क्वालिटीज, गुड क्वालिटी एजुकेशन, good quality living, good quality thought process, good quality practicing। आज जो सबसे बड़ी जरूरत है हमारे देश में कि हमारे आइडल्स कैसे हों। आइडल्स किस लिए होना चाहिए? क्योंकि आइडल्स को फॉलो अप करने से हमारे को एक सेल्फ एनालिसिस का चांस मिलता है। आज हमारे को एक सेल्फ एनालिसिस का चांस मिलता है कि वेयर वी आर गोइंग, हम कहां पर रॉन्ग हैं, हम कहां पर करेक्ट हैं, यह हमारे को एक चांस मिलता है। और आज अगर हमारे को एक वैक्यूम अगर खत्म करना है, इस वैक्यूम को अगर खत्म करना है तो हमारे को कहीं ना कहीं पर कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है, कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है। तो ये जब प्रोग्राम की जब हम बात कर रहे थे तो एक दिन मैं तुम्हारे से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि एक दिन मैं बाहर से कृषि तीर्थ करके एक प्रोजेक्ट है, उसकी मीटिंग के लिए पुणे में आया। डेक्कन पे बाल गंधर्व के सामने गाड़ी को पार्क किया। गाड़ी को पार्क करने के बाद में मैंने एक चीज को देखा। भूख लगी हुई थी, दिन भर से कुछ खाया नहीं था, तो कुछ खाने के लिए मैंने किसी को पहुंचाया और खाने के लिए जैसे वो लेने गए तो मैंने एक देखा कि एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के साथ में, जिसके कि कपड़े पूरी तरह से फटे हुए हैं, मेले हैं। आज देखिए हम नसीबवान हैं, हमें अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। आज हम नसीबवान हैं, हमारे पेरेंट्स आज हमारे को इतना सपोर्ट करते हैं। आज भी 120 करोड़ के इस देश में 20 करोड़ लोग की आबादी जो है भूखा सोती है। 20 से 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। हम आज प्लेन में बैठने वालों को काउंटेबिलिटी देख रहे हैं। आज मेट्रोज में जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, आईटी सेक्टर से लेकर मैनेजमेंट सेक्टर तक और मैनेजमेंट सेक्टर से लेकर सर्विस इंडस्ट्रीज, और सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेयरी से लेकर अगर हम देखें फूड, ग्रेन, ये सारे टेक्नोलॉजीज में जिस तरीके से सर्विस इंडस्ट्रीज में हमारा बूम आ रहा है, आज जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो 10 साल पहले कुछ हजारों में हुआ करती थी, आज लाखों में है। लाइफस्टाइल बदली है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आई है, इंडिविजुअल लाइफ में काउंटेबिलिटी बढ़ी है। परंतु ये सब होने के बाद में भी अगर आप देखो तो समाज में पीस नहीं है। आप खुद एक्सपीरियंस करना कि पिछले
अगर किसी एक रोड पे तुम पिछले 5 सालों से जाते हो हाईवे पे, तो पहले 1 या 2 मंदिर हुआ करते थे, पर आज आपको हर 3 किलोमीटर पे एक मंदिर और एक मठ दिखाई देगा। आप अगर देखेंगे कि हर जगह पर सामाजिक संगठनों के बोर्ड दिखेंगे और हर जातिगत संगठन अपनी अपनी बातों को लेकर कहीं ना कहीं पर तुम्हारे को ट्रैफिक जाम में खड़ा करते हुए दिखाई देंगे। ये चीज तो तुमने एक्सपीरियंस की होगी, घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने के कारण। तो पूछा तो क्या है, तो आज अमुक कास्ट की रैली है, अमुक जाति के जो संगठन है उसकी कुछ मांगे चल रही हैं, इसलिए उसने धरना देके रखा हुआ है। और उसके कारण फिर यूथ फ्रस्ट्रेट होता है कि देखिए इतना सब होने के बाद में भी ये क्या सब चल रहा है, इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। बट व्हाट हैपन्स कि ये सब किस लिए हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने वाली बातें हैं कि ये जो हमारे यूथ के साथ डे टू डे लाइफ में हो रही है। अब हुआ क्या था कि उस दिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक फटा कपड़े में लिपटा हुआ वो बच्चा अपने पिता के साथ में खड़ा हुआ था। उसके पिता के हाथ में 5 फुग्गे थे। वो बलून बेचने वाला था, वो बलून बेचने वाला था। जब वो बलून बेचने वाले ने अपने बेटे की तरफ देखा तो मैं उन दोनों की तरफ देख रहा था। उन दोनों के जो जो उनका भाव थे चेहरे पे के, उसको मैं नजदीक से देख रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम त्याग त्याग की बातें करते हैं ना, हमने इतना त्याग किया, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर त्याग सीखना चाहिए तो उस बलून बेचने वाले के बच्चे से सीखना चाहिए। पिता को यह मालूम था कि अगर एक बलून मैं अपने बेटे को दे दूंगा तो उसका जीवन आनंदित हो जाएगा, उसका बचपन खिल जाएगा। हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमारे को सब मिल रहा है। एक बलून अगर मैं मेरे बेटे को दे दूंगा तो उसका जीवन आनंदित हो जाएगा, उसका बचपन खुशियों से भर जाएगा। पर उसकी मजबूरी थी कि अगर वो एक बलून अपने बेटे को दे देता तो उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची जो घर में थी वो भूखी रह जाती। उस बच्चे को भी मालूम था कि अगर मैंने मेरे पिता के पास से एक बलून ले लिया तो मेरी मां को भूखा सोना पड़ेगा, मेरे पिता को भूखा सोना पड़ेगा, मुझे भूखा सोना पड़ेगा और मेरी बहन को भी भूखा सोना पड़ेगा। यह समाज की स्थिति है। हम जिस समाज की बातें करते हैं उसको सोचना बहुत जरूरी हो गया है। पिता बेटे की तरफ देख रहा था, बेटा पिता की तरफ देख रहा था। इतने में एक लेक्सस कार आकर रुकती है, उसमें से एक बेटा और एक पिता फिर उतरते हैं। बेटा अहंकार से अपने गाड़ी की तरफ देखता है और उतने ही बड़े अहंकार से अपने पिता की तरफ देखता है और बोलता है, डैड मुझे 5 फुग्गे चाहिए। वाई सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी इन द लाइफ। डैड मेरे को ये 5 फुग्गे चाहिए। डैड भी प्राउडली हंसते हैं और उस फुग्गे वाले की तरफ जाते हैं। मैंने देखा, गए, कितने के फुग्गे हैं? 25 रुपए के। 5 फुग्गे एक साथ ले लिए। 5 फुग्गे लेकर, देखिए 5 फुग्गे थे, एक फुग्गे की जरूरत थी, आवश्यकता नहीं थी 4 की। तो क्या हालत होती है जब आवश्यकता से अधिक हमें प्राप्त होता है। तो एक फुग्गा उस लड़के ने लापरवाही से हवा में छोड़ दिया, दूसरा फुग्गा संभालने में फूट गया, तीसरा फुग्गा ले जाते फूट गया, चौथा गाड़ी का दरवाजा बंद करते समय उसमें आ गया, उसमें फूट गया, जाते समय सिर्फ एक ही फुग्गा गया। अगर वो एक फुग्गा उस गरीब के बच्चे को दे देता तो उसका भी बचपन सुरक्षित हो जाता और उसे भी जीवन का संतोष प्राप्त होता। पर वो मानसिकता हमारी नहीं होती, वो मानसिकता हमारी नहीं होती, वो मानसिकता होती नहीं है। और उस दिन से मैंने तय किया था कि नहीं, हमें संवेदना के मायने समझना बहुत जरूरी है।
आओ नए सपने बनाए, सपनों का संसार बनाए। आओ नए सपने बनाए, सपनों का संसार बनाए। दुख का जिसमें नाम न होगा, होगी सुख की शीतल छाया। हम जीते क्यों हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। आत्मा का सुख, शरीर का सुख, बुद्धि का सुख, ये सब सुख कैसे प्राप्त होते हैं? आइडेंटिटी से। एक पेरेंट्स कब सेटिस्फाइड होते हैं? कि जब उनके बच्चे की आइडेंटिटी क्रिएट होती है। एक सोसाइटी कब सक्सेसफुल होती है, या सोसाइटी कब पीसफुल होती है? जब उस सोसाइटी का यूथ आइडेंटिफाइड होता है। और एक नेशन कब भयमुक्त होता है, डेवलप्ड कब कहलाता है? जब उस नेशन का यूथ अपने कर्मों को और नॉलेज को एक साथ कंट्रीब्यूट करता है। नेशन होता क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैं प्रवचन नहीं दूंगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके। आओ नए सपने बनाए, सपनों का संसार बनाए। दुख का जिसमें नाम ना होगा, होगी सुख की शीतल छाया। कदम कदम पर राह मिलेगी, भटकन का जा नाम ना होगा। कदम कदम पर राह मिलेगी, भटकन का जा नाम होगा। वाई यू नीड आइडल्स? वाई यू नीड ए गुरु? Guru in a form of mother, Guru in a form of father, Guru in a form of knowledge, that nobody should misguide you. भटक गए तो अंधेरों में खो जाओगे, और लक्ष्य लेकर चले तो युवा कहलाओगे। भटक गए तो अंधेरों में खो जाओगे, और लक्ष्य लेकर चले तो युवा कहलाओगे। और इस बुजुर्ग होती हुई स्वतंत्रता को, जैसे जैसे स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, यह राष्ट्र युवा होते जा रहा है। और यह युवा राष्ट्र का जब हम विचार लेते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आज विश्व के सारे युवाओं के चेहरे पर चिंताओं के बादल छाए हुए हैं, चेहरे पर चिंताएं दिखाई देती है, पर भारतीय युवा के चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। उसका कारण यह नहीं कि उनके पास में जैसे उनकी विदेशों वालों की बुद्धि है, या फिर जो फॉरेन के यूथ्स हैं उनकी बुद्धि है, वैसी हमारे पास में भी बुद्धि है, नहीं। पर उनका आत्मविश्वास से हमारे युवाओं का आत्मविश्वास कहीं अधिक है, इसलिए आज हमारे युवाओं पर एक अलग तेज और मुस्कान दिखाई देती है। और उसी की पहचान ये युवा राष्ट्र है। और इस युवा राष्ट्र के लिए इस देश का युवा कैसा होना चाहिए, इसका विचार होना बहुत जरूरी है। आज पूरे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर है, नेचुरल रिसोर्सेस के नाम पर, मैन पावर के नाम पर। आने वाले 15 साल में वी आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। कैसे? सर्विस इंडस्ट्रीज के माध्यम से, एक्सेलेंट एचआर स्किल्स के कारण, एक्सेलेंट ब्रेन, एक्सेलेंट एफर्ट्स और कैरेक्टर वाले यूथ्स के कारण। अगर इंडिया की कहीं पहचान है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द जर्मनी, यू जस्ट आस्क कि जर्मनी की पहचान क्या है। एनीबडी कैन से डिसिप्लिन। If you will ask about the Japan, anybody can say time management. And if you will ask about India, now people can say that of the world, yes, it's a country of a youth. ये युवा राष्ट्र है। इसकी पहचान धर्म और एग्रीकल्चर है। इसकी पहचान धर्म है। वो धर्म क्या है? अपन धर्म की बातें करते हैं। आज प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ में क्या है? तुम्हारी गलती नहीं है, पर जो धर्म इंसान के लिए बना था, जो धर्म इंसान के लिए बना था, आज
बदकिस्मती से वो इंसान धर्म के उपयोग में आ रहा है, इसलिए धर्म से के प्रति भी संदेह निर्माण होते जा रहा है, संदेह निर्माण होते जा रहा है। तो आखिरी में धर्म समझे तो सही। इंडियन यूथ्स की पहचान, इंडियन आइडल्स की पहचान आज महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा का सिद्धांत पूरे वर्ल्ड में स्वीकारा जाता है। महात्मा गांधी के फिलॉसफी पे बनाई गई मूवीज को आज सुपरहिट कहा जाता है। और यही नहीं कि महात्मा गांधी क्या थे, अगर समझना अगर इंडियन यूथ को है तो केवल इतनी बात से समझ ले कि एक व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों में इतनी ताकत निर्माण कर देता हो कि जो सशस्त्र यानी वेपन्स रखने वाले और वेपन्स हाथ में लिए हुए ब्रिटिशर के सामने निहत्थे खड़े हो जाएं और अपने मृत्यु का भय समाप्त कर दे। यहां इंसान अपना एक रुमाल देने को तैयार नहीं रहता है और वहां स्वतंत्रता के नाम पर पूरा देश अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे बड़ी आइडियोलॉजी और आइडल्स क्या होना चाहिए? यह सिर्फ इंडिया में है। मुझे एक तो भी देश का उदाहरण बताइए कि जिसमें निशस्त्र लोग हों जाकर खड़े हो गए हों और अपने मृत्यु की भय को समाप्त कर दिया हो कि नहीं, मुझे अब मेरे लाइफ का भी डर नहीं है, बट आई वॉन्ट इंडिपेंडेंस, आई वॉन्ट इंडिपेंडेंस। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना सक्सेस लेने के लिए, जब आप जीवन की चुनौतियों को संकल्प बनाकर स्वतंत्रता से जोड़ दोगे, जब आप अपने जीवन की चुनौतियों को संकल्प बनाकर स्वतंत्रता से जोड़ दोगे, उस दिन आप यशस्वी हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। चैलेंजेस शुड बी एक्सेप्टेड। चैलेंजेस जो नेशन के लिए हैं, चैलेंजेस जो सोसाइटी के लिए हैं, चैलेंजेस जो ह्यूमैनिटी के लिए हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य जिसमें होता है वो युवा कहलाता है। दैट इज नोन एज यूथ। चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की जिसमें कैपेबिलिटी रहती है। देन व्हाट इज रिलीजन? इंडियन यूथ्स आर नोन, पूरे वर्ल्ड की निगाह आज हमारे ऊपर है। व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग कैरेक्टर। सेकेंड, वी आर हैविंग morality. Third, we are having purity. Fourth, we are very disciplined. Fifth, we believes in the principle. Sixth, हम नियमों का पालन करते हैं. And seventh, we are having the goal of the life. Right from the Arjuna to this youth, everybody is having goal in his life. A person, एक जीवन का आदर्श किसको बोलते हैं कि जब तक जीवन में लक्ष्य ना हो तो उसे आदर्श नहीं बोला जाता। तो यह कार्यक्रम का जब हम आयोजन कर रहे थे तो उसके पीछे मेरा एक ही मकसद था कि एज ए यूथ मैं जो सपने देखता था उसको मैं यथार्थ में ला सका। तो मैंने सोचा कि बिगर चमत्कार दिखाए, बिगर कोई आडंबर किए, केवल चेंज ऑफ अप्रोच, अगर सोसाइटी में स्पिरिचुअलिज्म का बेस लेकर अगर हम इतने चेंजेस ला सकते हैं तो क्यों ना हम हमारे यूथ के साथ में, जो कि 52% की जो आज आबादी है जिस देश की, वो लगभग 35 वर्ष की हो, और 42% जो आबादी है वो नियर अबाउट 25 ईयर्स की हो। ऐसे टाइम पर ऐसे युवा राष्ट्र को हमारे को किस तरीके से विकसित करना चाहिए? आज पूरे वर्ल्ड की निगाह हमारे ऊपर है। और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण यह है कि इस देश का यूथ, इस देश का मटेरियल, इस देश का रिसोर्सेस, उस रिसोर्सेस को आज वर्ल्ड की ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आवश्यकता है कि हम कुछ चीजों को सोच लें, समझ लें। और इसलिए जो एक्सपीरियंसेस मैंने मेरे लाइफ के लिए थे उसको शेयर करने के लिए मैं सिर्फ आपके सामने खड़ा हुआ हूं, बाकी आपको उपदेश देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। क्योंकि एक यूथ होते हुए मैं कैसे सोचता हूं, एक यूथ होते हुए मैं कैसे सपने देखता हूं, और यही सपने जब मैं यथार्थ में लेकर आया तो मेरे साथ में युवा जो यूथ्स हैं, अमोल चौहान जैसे हैं, श्रीकांत चौहान जैसे हैं, सिद्धार्थ जैसे हैं, सुहास जी जैसे, राहुल जैसे, असंख्य यूथ ने मेरे को साथ दिया। देखिए, आज आदरणीय सर ने बताया, दड़वी सर ने, कि मैंने 600 तालाब बनाए। एक अकेला व्यक्ति 600 तालाब नहीं बना सकता।
ये कंट्रीब्यूशन से बने हैं। आज कहने के लिए हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, मैं बोलूंगा कि मैंने 600 तालाब बनाए, पर यह अकेले मेरी मेहनत नहीं है, ये असंख्य उन युवाओं का साथ है, असंख्य उन अनुभवों का आशीर्वाद है जो पेरेंटल रूप से मेरे को मिले और एक सपोर्ट के, एक ब्रदरली सपोर्ट के रूप में मेरे को मिले, इसलिए 600 तालाब तैयार हुए। पर 600 तालाब एक अचीवमेंट हो सकता है, क्रेडिबिलिटी हो सकती है देखने के एक एंगल से, एक एस्पेक्ट से, पर वो 600 तालाब का बेनिफिट कितने लोगों को होता है उसको समझने के लिए आपको संवेदना चाहिए। वो संवेदना निर्माण करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। क्यों 600 तालाबों का फायदा कितना होता है? बहुत इजी है। व्हेन वी से वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 4,50,000 स्कॉलरशिप्स, तुम्हारे सामने क्वेश्चंस रहेगा, हाउ ए मैन कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस 4,50,000 स्कॉलरशिप्स? इट इज वेरी इजी. It is very easy to say as an achievement. 4,52,000 scholarships, 18 lakh plantation. It is very easy to say as an achievement. But to plant 18 lakh plantation or to benefit 4 lakh students which are developing as an Indian youth, उसको समझने के लिए हमारे को संवेदना चाहिए। टेररिस्ट अटैक बाहर से आए, अटैक किया, पाकिस्तान से आकर अटैक किया, ये एक हमारे को एक न्यूज के रूप में, एक फॉर्म के रूप में, एक व्यू के रूप में, एक दृष्टिकोण के रूप में ठीक है, पर विचार करने वाली बात है कि जो 200 लोग मरे हैं और जिन्होंने अपने भाइयों को खोया है, जिसने अपने पिता को खोया है, जिसने अपने नजदीकियों को खोया है, और जिस राष्ट्र के स्वाभिमान पे धक्का लगा है, उसके लिए संवेदना हम कहां से लाएंगे? बहुत इजी है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 एरोप्लेन गए उसकी चर्चा करना, टेररिस्ट अटैक के बारे में बात करना। इट इज वेरी इजी टू डिस्कस द इशू। पर उसी अमेरिका में जब वेनेजुला में 50,000 लोग डूबकर मर जाते हैं तो कोई संवेदना व्यक्त नहीं करता। 100 करोड़ से ऊपर के हम यूथ्स की आबादी है इस देश की। राष्ट्र का स्वाभिमान हमारा विश्व के आगे हम गिरवी रखते हैं, समाज का स्वाभिमान हम विश्व के आगे गिरवी रखते हैं। क्या लगता होगा कि जब कुछ आतंकवादी हमारे विमान को, हमारे प्लेन को हाईजैक करके कंधार लेकर जाते हैं और हमारे देश के विदेश मंत्री आतंकवादियों को बिल्कुल गेस्ट की तरह ले जाकर कंधार में छोड़ते हैं और उसके बदले में 185 कमजोर लोगों को हम छुड़ा कर लाते हैं। जब वो छूट कर आते हैं तो टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर उनके संवेदना के साथ साथ हम अपनी भी भावना व्यक्त करते हैं, हमारे दुख को भी अभिव्यक्त करते हैं, हमारे भी आंसू उनके आंसुओं के साथ निकलते हैं। पर 185 कमजोर लोगों को छुड़ा कर लाने के बाद में उनने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या किया, इसका पूछने के लिए 7 साल बाद भी 100 करोड़ की आबादी में एक युवा खड़ा नहीं होता है। जिस दिन इस देश का युवा खड़ा होकर पूछने लगेगा कि व्हाट कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड, कि हमने जिसके कारण हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान गिरवे रखा, जिसके कारण हमारे समाज को नीचा देखना पड़ा, आतंकवादी छूटे और वही आतंकवादी आज वापस मुंबई का अटैक बनकर सामने आया हुआ है। द सेम ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैव रिलीज्ड इन द कंधार। एंड व्हाट इज इट? फिर धर्म क्या कर रहा है? आओ नए सपने बनाए, सपनों का संसार बनाए, दुख का जिसमें नाम ना होगा, होगी सुख की शीतल छाया, कदम कदम पर राह मिलेगी, भटकन का जहां नाम ना होगा, मंजिल को तो पाना होगा जहां छोटों को प्यार मिलेगा और बड़ों को मान मिलेगा। आओ मिलकर नए सपने बनाएं, सपनों का यथार्थ भारत बनाएं, सपनों का यथार्थ भारत बनाएं। धर्म कुछ नहीं होता है, जीवन जीने की एक आदर्श आचार संहिता जिसमें नियम और सिद्धांत होते हैं, उसको धर्म बोला जाता है। ये जो जाति के आधार पर धर्मों को बांटा जाता है,
वो धर्म नहीं है, वो मत और संप्रदाय है। वो हर युग की व्यवस्था को, आज कैसी व्यवस्था है, आज युग की प्रवृत्ति क्या है, आज युग की मानसिकता क्या है, इस युग की मानसिकता को, प्रवृत्ति को और परिस्थिति को पहचान कर जो विचार प्रकट किए जाते हैं उस विचार को मत बोला जाता है, और उसको जो लोग स्वीकारते हैं उसको संप्रदाय बोला जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां धर्म की बात आती है तो इस धर्म के नाम पर सिर्फ मैंने एक सोशल एंगल बदला। देखिए, मैं जो इस बैकग्राउंड से आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मेरे लाइफ में इंग्लिश नहीं पढ़ी है, मैंने कभी मेरे लाइफ में इंग्लिश नहीं लिखी है। मैं बिल्कुल किसानी और काश्तकारी पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति हूं। सिर्फ आज जो कुछ भी हूं, मैं अपने माँ के संस्कारों के कारण हूं, पिता के जो विचार हैं उनके कारण हूं, और जो भी आइडल्स हैं, जो भी मेरे आइडल्स हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं। मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, जीरो बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति हूं, विदाउट शोइंग एनी मिरेकल। ना किसी को आडंबर के जाल में उलझाया है, ना कभी अट्रैक्शन, अपने ऑरा का अट्रैक्शन बनाया है, कभी कोई इवेंट मैनेज नहीं किया, कभी अपनी ब्रांडिंग नहीं की, परंतु उसके बाद भी मैं सक्सेसफुल हूं। उसका मेन कारण क्या है कि धर्म की व्यवस्था को मैंने समझा है। तो इस देश का युवा का धर्म, पहचान धर्म है क्या, किस कारण से? प्योरिटी, कैरेक्टर। आज हमारा ये कैरेक्टर सामने आना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। हम टेररिज्म की बातें करते हैं, सिर्फ कैंडल बल लगाने से हमारा टेररिज्म खत्म हो जाएगा? कुछ प्रोटेस्ट करने से हमारा टेररिज्म खत्म हो जाएगा? किस टेररिज्म की हम बात करते हैं? एक बहू जब घर में बंद करके दहेज के लिए जलाई जाती है, वो भी तो एक तरीके का टेररिज्म है। बिहार में भूमिहार और भूमिहीनों के बीच में जो गरीबों के झोपड़े जलाकर हजारों लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, वो भी तो टेररिज्म है। गांव में बैठा हुआ एक दबंग परिवार 50 लोगों का परिवार पूरे गांव को जो है गुलाम बनाकर रखता है, वो भी तो टेररिज्म है। एक गरीब को उसकी रोटी नहीं मिलती और उसके लिए 100 रुपए पर 10 रुपया ब्याज देना पड़ता है, 100 रुपीज पे 10 रुपीज इंटरेस्ट। कैन यू बिलीव? क्या वो टेररिज्म नहीं है? हम आइडल्स बोलते हैं, गंगा को मां बोलते हैं, भारत को मां बोलते हैं, जीजा माता को हम माता के रूप में बोलते हैं, परंतु हम अपने आप को इतना मॉडर्न बोल रहे हैं, हम अपने आप को इतना एडवांस बोलते हैं। विकास कितना भी हो जाए, पर उसके साथ अगर जागृति नहीं है तो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, कागजों पे विकसित होगा। संस्कृति होती क्या है? संस्कृति का निर्माण संस्कारों से होता है। अपन बोलते हैं ना संस्कृति होती क्या है? इसका निर्माण संस्कारों से होता है। और संस्कारों का निर्माण कहां से होता है? वो सद्गुणों से होता है। और सद्गुण कहां से निर्माण होते हैं? वो मातृत्व शक्ति से निर्माण होते हैं। हमने पानी, आज वर्ल्ड में 40 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं, आने वाले समय में 400 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं रहेगा। इस देश के यूथ को, मैं जब रूरल में घूमता हूं तो मैं पूछता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितना % फॉरेस्ट होना चाहिए, तो उसको यह नहीं मालूम है कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। 33%। किसी भी नेशन को बिल्टअप करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। टू लर्न कॉन्स्टिट्यूशन, टू नो कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बुद्धिजीवियों के पास ही रहता है। जैसे पहले कुछ हमारा धर्म कुछ बुद्धिजीवियों के पास रहा करता था, आज कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास में। जिस देश के यूथ को अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं मालूम होगा कि उसके राइट्स क्या है, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? फिर 25 लाख रुपए का पैकेज ड्रॉ करने के बाद में भी मैनेजमेंट से या फिर आईटी सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से 20 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज ड्रॉ करने के बाद में भी हमारा 10,000 रुपए का, 10 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए नहीं आता। मैं चाहता हूं कि आपका यह कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। अगर हम 1 लाख रुपए ड्रॉ कर रहे हैं, 75,000 रुपए, 90,000 रुपए आप खर्चा करिए, 90,900 रुपया खर्चा करिए,
परंतु कहीं ना कहीं एक संवेदना तुम्हारे मन में रखिए कि जो मेरी स्थिति है, जो मेरी स्थिति है, जो मेरी स्थिति है, वो अगर इसकी होती और अगर इसकी स्थिति जो है वो मेरी होती तो क्या होता। आज इंसान कहां चुक रहा है मालूम है? इतना कैपेबल है, इतना कैलिबर है कि ऐसा ही कैलिबर का युग और इतनी कैपेबिलिटी का युग, मैं 5 मिनट ले सकता हूं ना आपके? इतना कैलिबर का और इतनी कैपेबिलिटी का युग एक बार रामायण के काल में आया था। बिलीव करो, एक ऐसा कोई भी राष्ट्र की कल्पना की उसकी हर घर सोने का बना हो। कैन यू बिलीव? लंका सोने की थी। काल्पनिक भी अगर तुम मानते हो तो भी उसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखो। उसका राजा कितना सक्षम होगा, उसकी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग होगी, और वो कितना विद्वान होगा कि उसने अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए सोने की लंका बनाई। प्रजा को सुखी रखने के लिए सोने की लंका बनाई। भगवान महादेव उससे खुश होते थे। उसे महाविद्वान रावण बोलते हैं। महाविद्वान रावण, वो ज्ञानियों का युग था। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि उस युग में जन्म को आए। दत्त भगवान के पिता महर्षि अत्रेय का उस युग में वास था। महर्षि दुर्वासा का उस युग में वास था। महर्षि वशिष्ठ, एक से एक ज्ञानियों के उस युग में महाविद्वान रावण, जो कि एक विद्वत्ता का परिचय माना जाता था, एक नॉलेजेबल पर्सन माना जाता था, रिलीजन, इकोनॉमिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक का तो बहुत अच्छा नॉलेज होगा तभी तो उसने सोने की लंका बनाई। वाटर कंजर्वेशन से लेकर हर चीज का उसको इतना एक्सेलेंट नॉलेज था कि ही वॉज हैविंग द एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। पर तुम विचार कर सकते हो ऐसे युग में कोई शारीरिक वासना को स्थान होगा? हो नहीं सकता। पर ज्ञान को एक ही वासना स्पर्श करती है और वो वासना होती है अहंकार की। वो युग था रावण, महाविद्वान रावण का, कि अहंकार रूपी वासना उस युग में जन्म को आई थी। आज फिर से ज्ञान का युग है और इस बार भी ये अहंकार रूपी वासना हम सबके दिलो दिमाग में जहर कर रही है। उसके कारण इकोनॉमिकल बेस्ड एजुकेशन, इकोनॉमिकल बेस्ड माइंडसेट, इकोनॉमिकल बेस्ड बुद्धि और अर्थ आधारित बुद्धि ने हमारे को इकोनॉमिकल बेस्ड सोसाइटी को जन्म दे दिया है। उसके कारण कहीं ना कहीं वैल्यूज कम होते जा रहे हैं। भय्यू महाराज अगर निर्माण हो रहा है तो भय्यू महाराज ने यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी अकेले की है। लाखों लोगों का साथ रहता है, हजारों लोगों का साथ रहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल उसके लिए कोड करता हूं। एक बार शाम का समय था, मेरी मुंबई से फ्लाइट थी। मैंने फ्लाइट कैंसिल की, कार को लिया, साथ में मेरे एक संजय करके प्रिय हैं, उनको साथ में लेकर मैं निकला। उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा, बोले गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने बोला बोलो। बोले आपका मेरे को समझ में नहीं आता, फ्लाइट का टिकट कैंसिल करके और आप बाय कार जा रहे हो, इतना थकोगे, क्या करोगे? और जाकर देखोगे क्या? तो एक किला देखोगे। देयर इज वन फोर्ट, असीरगढ़। मैं रात में जाकर उसको हमेशा चंद्रमा के सामने देखता हूं। लोगों को लगेगा कि ये क्या बेहूदी सी बात है, परंतु उसका महत्व मैं बताता हूं। मैं जाकर कार को वहां पर रोका। चंद्रमा की रोशनी उस किले पर पड़ रही थी। चंद्रमा की रोशनी से उस किले पर जो नक्काशियां बनी थी, चित्रकारियां, कलाकृति, और जो उसका आर्किटेक्चरल जो स्वरूप था, उसको देखता रहा। उन्होंने मुझसे पूछा गुरुजी आप ये क्या देखते हो? मैंने कहा ये कल का वैभव था, आज का खंडर है। मैं भी आज का वैभव हूं, हो सकता है मेरा ये शरीर कल खंडर हो जाएगा, परंतु इस किले पर जो कलाकृतियां हैं, इस किले पर जो आर्ट है, आज हम लोग उनको नहीं पहचानते कि ये आर्ट किसने बनाया है, ये कलाकृति किसने तैयार की है, ये सुंदर नक्काशी किसने डेवलप की है। क्या हम उन लोगों को याद करते हैं, हम उन लोगों को पहचानते हैं? परंतु नहीं। पर उनके असंख्य लोगों के हाथ इस पर लगे हैं, उनकी भावना और संवेदना इस पर लगी है, उनके स्किल्स और उनका जो आर्ट है
वो इसमें परफॉर्म हुआ है, उसके कारण ये खंडर में भी ये कलाकृति वैभव का स्वरूप देती है। इसलिए इंसान ने सोचना चाहिए जब वो बनता है तो उसके साथ लाखों कारागिर और लाखों सहयोग तैयार होते हैं। मित्रों, मेरे को तुमको एक ही बताना है कि इस युग में शत्रु बनाना आसान है पर मित्र बनाना कठिन है। एक किले के रूप में बन जाओ और अपने सब सहयोगी से अच्छे क्वालिटीज लेना चालू कर दो और वो कलाकृति के समान अपने किले पर नक्काशियां बना दो। कल तुम्हारा अस्तित्व भले ही इतिहास खंडर में बनाने की कोशिश कर दे, पर वो कलाकृति और आपके जीवन का मूल्य वो वैभव के रूप में प्रकट होते रहना चाहिए, वो वैभव के रूप में प्रकट होते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा उदाहरण मैं तुम्हारे को देता हूं कि इस अहंकार का जो रूप है, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपके। नहीं, अगर बंद करना है तो मैं बंद कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो जरा। थैंक यू। तो मैं एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, उसके बाद में मैं इस चीज को विराम दूंगा। एक बार मैं तुम्हारे को एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि जीवन में आरोप लगाना या फिर कुछ चीजें बोलना कितना आसान होता है। एक बार एक कार्यक्रम में मैं जा रहा था, तो उस कार्यक्रम में जाते हुए मैंने एक भीड़ देखी। उस भीड़ में कुछ औरतें थी और कुछ पुरुष थे। वो आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे, पिटाई कर रहे थे एक दूसरे की। मैंने बोला क्या हो रहा है? तो मेरे को एक ने बताया पारधी समाज की महापंचायत चल रही है। पारधी समाज एक वॉरियर, बहुत पुराने जमाने के हमारे वॉरियर कास्ट है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह रहा कि वॉर करते करते वो जंगलों में बिछड़ गए और जंगलों में ही रह गए, और उसके बाद में अपनी सर्वाइवलिटी के लिए उन्होंने शिकार करना चालू किया। और शिकार करने के साथ साथ, जब मैंने बोला ना प्रवृत्ति बदलती जाती, परिस्थिति बदलती जाती, और शिकार के बाद में जब शिकार खत्म होने लगे, जैसे मैंने बताया था 40 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं, और जिस गंगा को हम मां बोलते हैं, जिस भारत को हम मां बोलते हैं, उसी एक मां के गर्भ में दूसरी मां को खत्म करते हैं, तो वो क्या टेररिज्म नहीं? क्या? तो ठीक उसी प्रकार से मैंने जब उनसे पूछा तो बोले कि ये सबसे आपराधिक समाज है, मोस्ट क्रिमिनल ट्राइब कंसीडर की जाती है इसको ब्रिटिश काल से। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले जानवर खत्म हो गए तो ये लूटते हैं लोगों को। मैं उनके पास में गया, पूछा, बातचीत की, और जब मैंने उसमें देखा कि इनके पास में एक अच्छी लीडरशिप डेवलप अगर हो जाए तो ये समाज भी बदल सकता है। यू नो, हर आदमी के अंदर एक संवेदना है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। आवश्यकता है उस अहंकार की परत को हटाकर उस संवेदना को जागृत करने की। उस अहंकार की परत को हटाकर संवेदना को जागृत करने की। मैंने जाकर उनसे बात की। बात करने के बाद में तुमको आनंद होगा कि जब मैं उनके साथ में रहने लगा, बात करने लगा, सब चीजें करते करते एक समय ऐसा आया कि 4,000 फैमिलीज ने क्राइम को छोड़ दिया। आप अपने आसपास के लोगों को भी बदल सकते हो। आज टेररिज्म सिर्फ एक सिंबल नहीं बचा है, पर इंस्टीट्यूशनों से भी आ रहा है। ये सेक्टराइज हो गया है, ये प्रमोशंस हो गया है। पहले इसे विकृति माना जाता था, आज इसे ग्लैमर माना जाता है। इसको आपको मानना पड़ेगा। इट इज कंसिडर्ड एज ए ग्लैमरस। ये सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जब मैंने उनसे बातें की तो यू विल नॉट बिलीव 4,000 फैमिलीज वी हैव मेड क्राइम फ्री। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक इंस्टीट्यूशन जो भारत का पहला, कैन यू बिलीव, स्वतंत्रता मिलने के 60 साल बाद भी उस समाज में कोई शिक्षित नहीं है। देयर इज नो इंस्टीट्यूशन फॉर दिस सोसाइटी। आज भी हमारे समाज के कितने वर्ग हम प्रवाह में नहीं ला सके हैं, कितने लोगों को हम न्याय नहीं दे पाए,
हम अपनी बातें सोचते हैं। आज का इंसान सबसे बड़ी गलती क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है? वो इतना परिपूर्ण है, परिस्थितियों को समझता है। क्या सबको मालूम नहीं? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं कि टेररिस्ट क्या है, टेररिज्म क्या है। यू नो एवरीथिंग, आई नो। तुम्हारे को नेशन की क्या कंडीशन है ये मालूम है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या मालूम है, रिसेशनेशन कितना बड़ा है ये मालूम है। मैं वो बताने के लिए नहीं बैठा हूं, बिकॉज आई नो यू आर कैपेबल फॉर दैट, यू आर मोस्ट अवेयर्ड यूथ, बट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग फॉर यू, विथ यू। सबको परिस्थिति का ज्ञान होता है, परंतु आज का इंसान उस परिस्थिति को इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि वो उसके कारणों से खुद को नहीं जोड़ता। उसका कारण क्या है? वो अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट समझ रहा है, वो अपने आप को इतना एक्सलेंट समझ रहा है, वो अपने आप को दूसरों से इतना अलग समझ रहा है कि आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो इतना अपने आप को अलग समझ रहा है कि यू विल नॉट बिलीव कि वो दूसरे को समझाने की कोशिश करता है और खुद को भी समझाने की कोशिश करता है। अगर वो दूसरों को समझने लग जाए और खुद को समझने लग जाए तो सारे सोशल बैलेंसिंग आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए लाइफ में अगर फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथ अप करना है, यूनिटी दिखाना है, तो एक दूसरे को समझने की हमारी आदत डालना पड़ेगा। नॉलेज अपनी जगह पर है, पर उस नॉलेज के साथ साथ में सेंसिबिलिटी भी लगती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है, एक जीवन में कंसंट्रेशन भी लगता है, एक फोकसिंग जो थॉट है, प्रोसेस है, वो लगती है। और उसको अगर हम समझ गए तो नेशन, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी तीनों को हम कंट्रीब्यूट करके अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो उस पारधी समाज का जब मैंने देखा तो आज 400 बच्चों का अपन ने फर्स्ट इंस्टीट्यूशन डाला है। एंड यंगस्टर्स, आपको आनंद होगा कि लोग उन्हें मोस्ट क्रिमिनल ट्राइब के नाम से देखा जाता था, और पुलिस डिपार्टमेंट में तुम जाकर उस कास्ट के बारे में वेरिफिकेशन करो, कहीं अगर चोरी होती है, डाका डलता है, तो सबसे पहले उसी कास्ट के लोगों को कहीं से भी ढूंढकर और जेल में डाला जाता है। 15 दिन पहले मैंने जब एक प्रोग्राम लिया तो मेरे को एक पारधी एक पुलिस वाले के साथ, पुलिस मैन के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखा और बोला, देखो अब मेरा बच्चा पढ़ने लग गया, अब हमारे को जेल में नहीं डालना, हाँ, नहीं तो मेरा बच्चा कल इंस्पेक्टर बनेगा तो तुमको जेल में डलवाऊंगा। सी, दिस इज द रिफॉर्म्स एंड यू विल नॉट बिलीव। हम बोलते हैं कि एजुकेशन एजुकेशन, विद इन 5 months ऑफ टाइम। आज यहां पर उसके अध्यक्ष संभाजी देशमुख भी आए हुए हैं, ही इज ऑल्सो वेरी यंग पर्सनैलिटी, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन है। 5 महीने में आप बिलीव नहीं करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता उन बच्चों को मुखागत है, उनका भावार्थ तो उनको पूरा मालूम है, सिर्फ भगवद गीता नहीं आती है, स्पिरिचुअलिज्म का पूरा उनको ध्यान आता है, योग आता है। एंड विद इन 5 months इफ यू विल आस्क देम अबाउट अमेरिका, दे विल से यस, अमेरिका इज नोन बिकॉज ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सी, विद इन 5 months यू कैन चेंज इट। पर हम चेंजेस कैसे नहीं ला पाते हैं? उन्हीं पारधी समाज के बच्चों का एक बार मैं पूरा काम करके जब खामगांव से निकला, और खामगांव से निकलने के बाद में बारिश गिर रही थी, दिन भर काम करने के कारण शाम को मेरे को मुंबई जाना था एक फ्लाइट काम से, तो तेजी से मैं निकला, कीचड़ में सना हुआ था, बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, अवस्था बेकार थी। आते आते ट्रैफिक में फंस गया, ट्रैफिक को निकालने करने में सब, तो सीधे घर नहीं जाते हुए एयरपोर्ट पे गया, घर से बैग मंगा ली और जाकर मैं बैठ गया फ्लाइट में। जब फ्लाइट में मैं चढ़ा तो मुझे देखकर, मैं लोगों की, अपन लोगों की मेंटालिटी बहुत इजीली रीड कर सकते हैं, तो मुझे देखकर लगा, लोग जो मेरे आसपास जिन्होंने भी मुझे देखा, क्या हो गया आजकल एयरलाइंस वालों ने सब अपना स्टैंडर्ड गिरा लिया है, आजकल कोई स्टेटस बचा ही नहीं, कोई प्रोफाइल बची नहीं, किसी को भी मर्जी आती है टिकट निकाल कर आकर बैठ जाता है, जिसकी लायकी नहीं वो भी आ जाता है। ये हम लोगों की थॉट प्रोसेस है, वो टिकट निकाल कर आ जाता है, आजकल कोई भी आकर बैठ जाता है। अब होता क्या है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, ये बड़ी विचित्र चीज होती है। कितना भी बड़ा आदमी हो ना, वो कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है। जब मैं छोटा था, गांव में पढ़ता था, खेती देखता था 10 साल की उम्र से, शहर में आता तो मेरे सारे कजन्स के साथ में कंपेयर करने लगता था,
शहर में आने के बाद में मेरे कजन्स के साथ में मैं कंपेयर करता था कि कहीं कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाऊं। अब वो सारे सीबीएसई में पढ़ने वाले सब पूरा इंग्लिश जो है बैकग्राउंड से वो सब आ रहे थे, कॉन्वेंट एजुकेटेड। अब वो मेरे को लेकर इंग्लिश पिक्चर चले जाते। अब इंग्लिश पिक्चर लेकर चले गए बर्ट स्पेंसर और टेरेंस हिल की दिखाने मियामी सुपर कॉप्स। अब कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, क्या करता? ये सामान्य सभी युवाओं के साथ होता है। कुछ आता नहीं था, आजू बाजू देखता था। मेरा कजन एकदम बोलता, अरे चा ठक, अरे काय झालं काश भयुदा बघ. मी पण म्हणायचं हा काय, त्याला बघायचं, उसको देखता था, वो ताली बजाता था तो मैं भी ताली बजा देता था, और वो बोलता था ओह तो मैं भी बोलता था ओह। इस तरीके से मैंने वो पूरी पिक्चर को देखा। ऐसे हम बाहर से आकर इंग्लिश पिक्चरों को देखते थे और उसका गुणगान करते थे। उस समय में बाहर निकलने के बाद में मैंने सोचा, जब इसको इंग्लिश समझती और इतना कमांड के साथ ये बोल सकता है, तो मुझे जो आता है मुझे उस पर ही कमांड होना चाहिए। और वहां से मैंने अपनी मेंटालिटी को बदला। अब उस दिन जो है, अब उस दिन की बात है कि उस दिन फ्लाइट में गया, मेरे बाजू में एक व्यक्ति खड़े हुए थे। देखिए जीवन किसको बोलते हैं और कब क्या जरूरत हो जाए, इसलिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए हमारे को। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल, कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर लिटरेसी, कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर एफर्ट्स। तो उस फ्लाइट में मैं बैठा, मेरे बाजू में एक व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे को बड़े घूर कर देखा, जैसे कोई बड़ा तुच्छ व्यक्ति मेरे बाजू में आके बैठ गया। मैंने उनकी तरफ स्माइल किया। मैंने कहा कि शायद इनके अहंकार पे मेरी स्माइल की एक शीतल, एक ठंडी बुहार उन पर गिर जाएगी तो इनका जो है अहंकार शांत हो जाएगा। पर बड़े क्रोधी व्यक्ति थे, बड़े गुस्सेल थे। उन्होंने देखा बड़ा तुच्छ व्यक्ति बैठा हुआ है। मैं भी सहम के बैठ गया। बाहर आया, फ्लाइट उतरी, मुझे कुछ लेने के लिए लोग आए। देखिए व्हाट इज डेस्टिनी, वी सेज नो डेस्टिनी। मैं एक गाड़ी में था, दूसरी गाड़ी में वो थे। उन्होंने फिर देखा, बोले इसको गाड़ी लेने कैसे आ गई होगी, ठीक है, बट ही वॉज। मैं बड़ा निकलते हुए नमस्कार किया। विनम्र और सहजता में बड़ा सुख होता है। आपको जीवन में अगर अपमानित होने से बचना है ना, तो विनम्र और सहज हो जाइए। आपका कोई कितना भी अपमान करेगा ना, तो अगर आप विनम्र और सहज रहोगे तो आप स्वाभिमानी हो जाओगे। ये स्वाभिमान और अपमान का फर्क है। तो मैंने नमस्कार किया, उसने देखा, उनकी गाड़ी आगे आगे चल रही थी, मेरी पीछे चल रही थी। और डेस्टिनी को देखिए कि मैं जिस जगह पे मुझे जाना था उनको भी आना था। एक जगह पे जाके उनकी कार रुकी, पीछे से मेरी कार रुकी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैसेज गया, अंदर से कोई बाहर निकल के आया। ही वॉज वेरी बिग पर्सन और शी वॉज वेरी बिग पर्सन, पर मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, पर हम सबके आइडल्स हैं वो। और उस व्यक्ति को लगा कि वो उन्हें रिसीव करने आई हैं। जब उन्होंने देखा व्यक्ति एकदम आगे बढ़कर बुके देने लगा, तो उन्होंने उस व्यक्ति को बाजू में सरकाया और मुझको आगे आकर हाथ में हाथ लेकर और अंदर लेकर गई और बोला, मैंने पेरेंटल फिगर है, मदर फिगर है, और उन्होंने लेकर देखा। जब मैं उसके पीछे की तरफ देख रहा था, पलट के देखा, तब मेरे मन में सिर्फ एक बात आई, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो और किसी भी रूप में हो, जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं हो, जब तक उसके क्वालिटीज़ को नहीं समझते हो, कोई भी नेशन हो, कोई भी सोसाइटी हो या ह्यूमन बेस्ड कोई भी इशू हो, जब तक आप उसके बारे में पूरा जान नहीं लेते हो, तब तक उसके बारे में मत प्रकट मत करो। हो सकता है शायद उसमें भगवान छुपा हो, या फिर वो आपसे कहीं बड़ा हो, वो आपसे कहीं बड़ा हो। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं जीवन का ये खत्म करता हूं। दो दोस्त थे, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दोस्त की उसमें से मैरिज हो गई थी और दूसरे दोस्त की मैरिज नहीं हुई थी। दोनों की फ्रेंडशिप को देखकर जिसकी मैरिज हो गई थी, उसकी वाइफ को वो बहन मानकर ट्रीट करता था।
जिसकी मैरिज हो गई थी उसके घर के सामने एक कपल रहता था जो कि ब्रोकरशिप का काम करता था लैंड की। उस लैंड की ब्रोकरशिप का काम करने वाले उस कपल ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे और उसके इन्वेस्टमेंट फंस गए थे। उसके इन्वेस्टमेंट फंस जाने के कारण उसको कुछ मॉनेटरली गेन्स की जरूरत थी, कुछ फंड्स और लिक्विडिटी की जरूरत थी। हुआ क्या कि एक दिन जिसकी मैरिज हुई थी उसको कहीं गांव बाहर जाना पड़ा। तो जो कपल था जो लैंड डीलिंग करता था वो दूसरे फ्रेंड के वाइफ के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे जो हस्बैंड का फ्रेंड है वो कैरेक्टर में अच्छा नहीं है, वो कैरेक्टर में अच्छा नहीं है, उसको भगा दीजिए, उसने मेरी तरफ गलत निगाह रखी। उसकी वाइफ ने बिगर सोचे समझे, जिसे वो भाई मानती थी और जिसने भाई बनकर कभी कोई गलत इंटेंशंस नहीं रखे, उसको वो बाहर निकाल देती है। मित्र जब बाहर से आता है तो पूछता है कि वो कहाँ गया, वो बोलती है कि उसका कैरेक्टर खराब था, मैंने निकाल दिया। वो कुछ जवाब नहीं देता है। उसके कुछ दोस्त पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, भाभी को समझाया क्यों नहीं? वो मुस्कुरा के टाल देता है। कुछ दिन बाद जो लैंड डीलिंग वाला जो कपल है वो कुछ लैंड के डील में इससे गारंटी दिलवा देता है। और जब गारंटी की आ जाती है बात तो गारंटी देने वाला फंस जाता है। वो हाथ ऊपर कर देता है कि मुझे गारंटी के पैसे नहीं देना, जो लैंड डीलिंग वाला कपल है। फ्रेंड तकलीफ में आ जाता है तो जिस फ्रेंड को कैरेक्टरलेस बनाकर भगाया गया था वो वापस उसकी मदद के लिए आ जाता है और उसकी मदद करके उसको तकलीफ से निकालता है। और तब वो फ्रेंड अपने वाइफ के पास जाकर बोलता है कि जब किसी व्यक्ति पर काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, इसमें से किसी भी एक चीज का पर्दा पड़ा हो, उसे समझाने की चेष्टा व्यर्थ है, क्योंकि पर्टिकुलर समय पर वो व्यक्ति उसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है, पर समय और परिस्थितियां उसको समझा देती है। आज बांधो, हमारा देश, मानवता और समाज ये इसी तरीके के खतरे में है। आज आवश्यकता है हमारे अंदर के जो अहंकार रूपी, वासना रूपी, घृणा रूपी, तिरस्कार रूपी, ये सब दुर्गुणों को हम निकाल दें और सद्गुण रूपी परमेश्वर को हम आत्मसात करें। लोगों की परछाई से इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे। हम माता पिता के पैर पड़ते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये एजुकेशन सिर्फ पेट भरने के लिए चला जाए। आज अध्यात्म में भी दो प्रक्रिया है। जिनके पेट भरे हुए हैं उनके भरे हुए पेटों को हिलाने के लिए और उनको खाली करने के लिए आज पैसों से योग शिविर लगाए जाते हैं। और दूसरा अध्यात्म यह बोला जाता है कि जिनके पेट में कुछ नहीं है उनको खाने के लिए दो। दो तरीके के रूप आज सामने समझ में आते हैं। मानसिकता कैसी लेनी है ये अपने को डिसाइड करना है। तो बचकर रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। मेक योर सेल्फ आइडेंटिफाइड। तुम्हारी आइडेंटिटी होना चाहिए। तुम आइडल्स के रूप में डेवलप होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्थिति में हो, बट यू शुड बी लाइक आइडल। जैसे एक यूथ चप्पल गांवकर जी को आज हमने एक आइडल के रूप में देखा, एक आइडल यूथ आइकॉन के रूप में आज हमने उनको सुना। बहुत अलग एक मैसेज उन्होंने दिया। तो सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का, अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। कसाब ऐसे ही नहीं बनता, कसाब संगत से बनता है। अगर कसाब लश्कर की संगत में नहीं आता तो आज कसाब के रूप में सामने नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने माता पिता की गरीबी में सेवा करते हुए दिखाई देता है। पर नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का, अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज्यादा वक्त बुरा क्या गुजरेगा इंसानों पर, नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए उनकी मत पूछो, पत्थर थर कांप रहे दरिया की अंगड़ाई से। कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना और कभी किसी को कमी मत देखना। अगर कमीपना देखना है तो अपने में देखना। सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, छोटा था, बर्फ की कुल्फी मेरे को बड़ी पसंद थी, पर वो मेरी कमजोरी थी। मेरी मम्मी मेरे को पैसा नहीं देती थी, क्योंकि बोलती थी कि पैसा अगर चाहिए
तो पैसा अगर संचित करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा होता खर्चा करने के लिए, इसलिए आज भी मैं पैसा ट्रस्ट में भी नहीं रखता हूँ और जेब में भी नहीं रखता हूँ। आता है समाज सेवा के लिए कर देता हूँ, तो इसलिए इतना खर्चा हो जाता है। तो हम दोस्त सब बैठे हुए थे, तो दोस्तों में से एक दोस्त ने बोला जिसके पास पैसा नहीं है उसको कुल्फ़ी नहीं मिलेगी। कुल्फ़ी मेरे को बड़ी पसंद थी। मैंने कहा साहब पैसा नहीं दिया तो अब कैसा होगा। मैंने सोचा ये मेरी कमजोरी है, आज मैं इस पर विजय नहीं पा सकता, इसको त्याग देता हूँ। उस दिन मैंने उस कुल्फ़ी को त्यागा और अपने आप को जो है मजबूत किया, और उसका परिणाम यह निकला कि जब मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं तो हजारों आइसक्रीम आउटलेट के उद्घाटन किए होंगे, फैक्ट्री के उद्घाटन किए होंगे, ऑनर्स मेरे डिसाइपल्स होंगे। ये आइसक्रीम मेरे पीछे भागती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप में पेशेंस है तो आप आगे का कल निर्माण कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ कि मेरे जो सक्सेस का राज है वो केवल एक है। मेरी मदर ने मेरे को एक छोटा सा उदाहरण दिया था। मैंने बोला था किसी के पैर क्यों पड़ना चाहिए, किसी को क्यों सुनना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए। उन्होंने कि एक बात बोला था कि केवड़े का भुट्टा कीचड़ में उगता है, हाथ लगाना मुश्किल होता है, हाथ लगाना मुश्किल होता है, दिखने में सुंदर नहीं होता, पर उसकी एक गुण अर्थात उसकी सुगंध उसके हजारों अवगुणों को छुपा लेती है। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, अगर बहुत आगे जाना है और एक मिशन इस्टेब्लिश करना है, तो प्रत्येक आदमी के 99 अवगुणों को भुलाकर एक गुण से प्यार करने लग जाओ। उस प्यार से जो माधुर्य निर्माण होगा वो संबंध बनाएगा, और वही संबंध भाई का होगा, बहन का होगा, पिता का होगा, माता का होगा, गुरु का होगा। और जब ये संबंध एकत्रित हो जाते हैं तो समाज बन जाता है, मानवता निर्माण हो जाती है। तो नाक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का, अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज़्यादा वक्त क्या गुजरेगा इंसानों पर। नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए दरिया में उनकी मत पूछो, पत्थर थर थर काँप रहे दरिया की अंगड़ाई से। हे भारतवर्ष के युवाओं, तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपनी काई से, अपनी काई से। बहते पानी के समान जीवन होना चाहिए। रुक गए तो क्या, जो रुक गया वो बूढ़ा हो गया, और जो चलता रहा वो युवा हो गया, जो चलता रहा वो युवा हो गया। जय हिंद।